students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So my dear students and my dear friends, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो हमने आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 का टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च किया है। उसमें का हमने लेसन नंबर 1 लर्न किया, लेसन नंबर 2 भी लर्न किया है। आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड दोस 2 लेसन्स। सो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है, उसी तरह से मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। आप वहां पर जाकर सारे लेक्चर्स लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, सजीवों में जीवन प्रक्रिया का भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, वी आर लर्निंग दिस सेशन, दिस टेक्स्ट बुक सीरीज इन इंग्लिश विथ हिंदी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन हिंदी, जो कि आपको समझ में आने के लिए हेल्प करेगा। सो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप जो लिंक आपको नीचे दिख रहा है शेयर बटन पर, वो आप सोशल मीडिया साइट पर आपके फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। सो चलिए हम अभी लर्न करेंगे लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2, सजीवों में जीवन प्रक्रिया का दूसरा भाग हम लर्न करेंगे। इसमें 4 पॉइंट्स में ये लेसन पूरा डिवाइड किया है। पॉइंट नंबर 1, रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रजनन यानी कि अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन इसे कहते हैं। उसके बाद हम लर्न करेंगे रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि प्रजनन और आधुनिक तकनीक क्या है। देन पॉइंट नंबर 3 वुड बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी लैंगिक स्वास्थ्य। एंड द नंबर 4 दिस वुड बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट। सो चलिएगा पॉइंट टू पॉइंट आज हम लर्न करेंगे। जैसे कि हमारे लेक्चर्स जो है इसमें कितना टाइम के थोड़े लेंथी हो जाते हैं, बट माय एम, माय मोटिव इज दैट कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। So I'm trying my best and let's start. Can you recall? इसका मतलब क्या है बच्चों कि क्या आपने थोड़ा सा याद करना है, आपने थोड़ी चीजें याद करनी है जो पहले पढ़ी है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, which are the important life processes in living organisms? कि सजीवों में जो पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रिया कौन सी है। देन क्वेश्चन नंबर 2, which life processes are essential for production of energy required by body? शरीर में ऊर्जा निर्माण हेतु कौन कौन सी जीवन प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, which are main types of cell division? What are the differences? कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और उनमें क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4, What is the role of chromosomes in cell division? कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की क्या भूमिका होती है। सो ये सारे क्वेश्चन के आंसर अभी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। सो वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने सजीव की जो विभिन्न जीवन प्रक्रिया है उसका हमने पढ़ाई किया है। ऑल दोज लाइफ प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, respiration, exertion, sensation and response में control and coordination etc. are essential to each living organism to remain alive. यानी कि जीवन प्रक्रिया अर्थात पोषण, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, संवहन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए इन सभी जीवन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। Besides these life processes, one more life process occurs in living organisms, और इन भिन्न भिन्न जीवन प्रक्रिया जैसी एक और जीवन प्रक्रिया सजीवों में पाई जाती है, वो है it is reproduction. It means what? प्रजनन. However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism. अभी यहाँ पर देखिए कि आपको क्या बताया गया है कि ये जो प्रजनन है उस सजीव के जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं होता, लेकिन सजीव जिस प्रजाति का है उस प्रजाति को जीवित रखने के लिए यानी कि आगे की पीढ़ी को निर्माण करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना है। दिस इज द डायग्राम 3.1, सम लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि कुछ लाइफ की जीवन की यहाँ पर प्रोसेसेस दिखाई है, जीवन क्रियाएं। ओके, सो ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड टेल द लाइफ प्रोसेसेस व्हिच यू आइडेंटिफाइड। आपको इस पिक्चर का निरीक्षण करना है और इस आधार पर कौन सी जीवन प्रक्रिया आपने अध्ययन की है वो आपको लिखनी है। राइट, सो यहाँ पर देखिए, दिस इज द hen and this is the egg.
उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लांट दिख रहा है, दिस इज द पोटैटो एंड दिस इज द baby. Okay, so these are the things over here. Let's check. Can you tell? क्या आप बता सकते हो? Number one, what do we mean by maintenance of species? प्रजाति का अस्तित्व बने रहने क्या है? Then question number two, whether the new organism is genetically exactly similar to earlier one that has produced it? एक सजीव से बना उसी प्रजाति का दूसरा सजीव क्या जन्म की दृष्टि से बिल्कुल पहले सजीव जैसा ही होता है? क्वेश्चन नंबर थ्री है, who determines whether the two organisms of a species will be exactly similar or not? एक ही प्रजाति के दो सजीवों में पूर्ण रूप से समानता होना या ना होना किस बात पर निर्भर होता है? एंड क्वेश्चन नंबर फोर, what is the relationship between the cell division and formation of new organism of same species by earlier existing organism? कि एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनना और कोशिका विभाजन होना, इन दोनों में क्या संबंध है? So यहाँ पर देखिए, formation of new organism of same species by earlier existing organism is called as reproduction. What is reproduction? One liner question में ये जो आंसर है आपको लिखना पड़ेगा. So this is the most important line. इसको मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट करके लिखा है. व्हाट इज रिप्रोडक्शन करके अगर सवाल आता है सो यू कैन राइट इट डाउन. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. यानी कि एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रत्येक प्रजाति के उत्क्रांति के लिए जिम्मेदार घटकों में प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटक है. It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species. सजीवों में प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है. In living organism, production occurs mainly by two methods. Those two methods are asexual and sexual reproduction. Asexual को कहते हैं अलैंगिक और सेक्सुअल को कहते हैं लैंगिक प्रजनन. ठीक है, सो चलिए हम अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट हम ये लर्न करेंगे. So let me just explain you. Asexual reproduction इसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन. Process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes is called as asexual reproduction. युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी प्रजाति के एक ही सजीव ने अपने समान नवजात सजीव निर्माण के लिए अपनाई हुई प्रक्रिया को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन कहते हैं. As this reproduction does not involve union of two different gametes, the new organism has exact genetic similarity with the reproducing organism. दो भिन्न कोशिकाओं के संयोग से के बिना यह प्रजनन होता है. इसलिए देखिए, दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट अक्यूर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. नवजात सजीव बिल्कुल मूल सजीव के जैसे ही होता है और इस प्रजनन में एक जनक से नए सजीव का निर्माण गुणसूत्री विभाजन द्वारा हो जाता है. Absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast process is advantage of this reproductive method. जननिक विचरण का अभाव यह अलैंगिक प्रजनन की हानि है, तो तीव्र गति से होने वाला प्रजनन यह इस पद्धति का क्या है? एडवांटेज है यानी कि लाभ है. सो यहाँ पर देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन. यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय वाले जो सजीव है. बाइनरी फिजन यानी इसको कहते हैं द्विविभाजन. द्विविभाजन आपको क्या करना है? एक एक्सपेरिमेंट करना है. Take a conical flask and collect the water in it from a pond having stagnant water and aquatic planets. कई दिनों से जमा हुआ पानी और जलीय वनस्पति से समृद्ध किसी तालाब के पानी को आपको एक शंक्वाकार पात्र में लेना है. Add some wheat grains and aquatic plants to it. उसमें थोड़े गेहूं के दाने और कुछ जलीय वनस्पति डालिए. Keep it for 3 to 4 days so that what grains and plants will decompose. चौथे दिन प्रांत के समय एक स्वच्छ कांच पट्टी लेकर उस पर शंक्वाकार फ्लास्क के पानी की एक बूंद लीजिए. And
केयरफुली पुट अ कवर स्लिप ऑन द ड्रॉप एंड ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उस पर आच्छादन कांच रखकर आपको जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके नीचे उसका निरीक्षण करना है। यू विल बी एबल टू सी मेनी पैरामेशिया परफॉर्मिंग द बाइनरी फिजन। आपको बहुत से पैरामेशिया द्विविभाजन करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए कि प्रोकार्योट्स यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट यानी अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लेन एटसेट्रा आर यूकैरियोटिक cell organelle like mitochondria and chloroplast perform a sexual reproduction by binary fission। So यहाँ पर क्या बताया है ध्यान में रखिएगा। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा का 3.2 साधारण द्विविभाजन इसे कहते हैं। दिस इज द पेरेंट अमीबा यानी जनक अमीबा है एंड दिस इज द डॉटर अमीबा यानी नवजात अमीबा है। ओके, सो दिस इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। पेरेंट पैरामीशियम एंड दिस इज द डॉटर पैरामीशियम, यानी कि ये होगा जनक पैरामीशियम और ये है नवजात पैरामीशियम। In this process, the parent cell divides to form two similar daughter cells. Binary fission occurs either by mitosis or mitosis। यानी कि यह विभाजन जो है समसूत्री या असमसूत्री पद्धति से होता है। Axis of fission or division is different in different protists। अलग अलग आदि जीवियों में विभाजन का अक्ष भी भिन्न भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। अमीबा का कोई विशिष्ट आकार न होने से किसी भी अक्ष से विभाजन होता है। Hence it is called as simple binary fission। अमीबा का जो होता है वो होता है सिंपल बाइनरी फिजन यानी साधारण द्विविभाजन। Paramecium divides by transverse binary fission whereas Euglena by longitudinal binary fission। तो इसको हम क्षैतिज द्विविभाजन या फिर यूग्लिना पद्धति से विभाजित ये होता है। Binary fission is usually performed by living organisms during favorable conditions, for example availability of abundant food material। सामान्यतः सजीवों में द्विविभाजन अनुकूल परिस्थिति में अर्थात पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो तभी होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ 3.4 लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना। ठीक है, सो ये यूग्लिना का ऊर्ध्वाधर द्विविभाजन का डायग्राम है। आपको अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, so draw the diagram of longitudinal binary fusion यूग्लिना का डायग्राम ड्रॉ करो। so just practice it and just draw the same in your answer sheet। मल्टीपल फिजन यानी क्या बच्चों? मल्टीपल फिजन यानी बहुविभाजन। Asexual reproduction by multiple fusion is performed by amoeba and other similar protists। अमीबा और उसके समान एक कोशिकीय आदिजीवी प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अमीबा stops the formation of Pseudopodia and thereby movements whenever there is lack of food or any other type of adverse condition। जिस समय अपर्याप्त भोजन या अन्य प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होता है तब अमीबा कुटाबत तैयार नहीं करता और अपनी हलचल रोक देता है। It becomes rounded and forms protective covering around plasma membrane। वो गोलाकार हो जाता है और कोशिका पटल के चारों ओर एक कठोर संरक्षक आवरण तैयार करता है। Such encysted amoeba or any other protist is called as cyst। यानी कि यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? पुटी कहते हैं। Many nuclei are formed by repeated nuclear divisions in the cyst। पहले पुटी के अंदर सिर्फ केंद्रक का कई बार समसूत्री विभाजन होता है और एक केंद्रकों का निर्माण होता है। It is followed by cytoplasmic division and thus many amoebae are formed। इसका क्या होता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है और छोटे छोटे अमीबा तैयार हो जाते हैं। They remain encysted till they are adverse condition। जब तक प्रतिकूल परिस्थिति है तब तक वो पुटी में ही रहते हैं। And cyst breaks open on arrival of favorable conditions and many amoebulae are released। अनुकूल परिस्थिति में पुटी का आवरण फट जाता है और उसमें से कई शिशु अमीबा मुक्त हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इमेज नंबर 3.5 मल्टीपल फिजन का ये डायग्राम है, बहुविभाजन प्रक्रिया। दिस इज द पेरेंट अमीबा, जनक अमीबा। दिस इज द सिस्ट यानी ये है केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन इस तरह से डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड दिस इज डॉटर अमीबा। हाउ दे आर जस्ट releasing। okay, so use your brain power। it means what? Does the parent cell exist after a sexual reproduction fusion?
कि क्या विभाजन या अलैंगिक प्रजनन के बाद जनक कोशिका का अस्तित्व बना रहता है, ये आपको आंसर ढूंढना है। अभी पढ़ेंगे हम बडिंग। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। ब्रिंग द एक्टिव ड्राइस्ड पाउडर फ्रॉम मार्केट। आपको बाजार से एक्टिव ड्राइस्ड पाउडर लाना है। टेक 50 ml लक वार्म वाटर इन अ कॉनिकल फ्लास्क। आपको एक लक वार्म यानी कि गुनगुना पानी एक बीकर में 50 ml लेना है। एड 5 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्राइस्ड पाउडर एंड 10 ग्राम टेबल शुगर टू दैट वाटर एंड मिक्स वेल द मिक्सचर। आपको क्या करना है, 5 ग्राम ड्राइस्ड पाउडर और 10 ग्राम शक्कर मिलाकर उस मिश्रण को पूरी तरह से मिला ले। Then keep the flask in warm place and after an hour take a drop of that mixture on a clean glass side। 1 घंटे तक उस मिश्रण को किसी शुष्क जगह पर रखकर बाद में उसकी एक बूंद स्वच्छ कांच पट्टी पर लीजिए। Put a cover glass on that drop and observe it under the compound microscope। उस पर एक आच्छादन कांच रखकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे आपको उसको देखना है। दिस इज द डायग्राम 3.6 बडिंग, यानी कि ये है मुकुलन। Parent is cell, look at this, parent is cell, then this is the bulge, this is the new bud and these are the daughter yeast। यानी कि इसको उभार कहते हैं, न्यू बर्ड यानी कि नया मुकुल और नवजात किण्व यानी कि डॉटर yeast। You will see the yeast cells performing budding, a small bud coming out of many parent cells। आपको यहाँ पर क्या दिखा बच्चों कि किण्व कोशिका मुकुलन करती हुई दिखाई देगी, अर्थात अनेक किण्व कोशिकाओं को एक एक छोटा उभार दिखाई देगा और मुकुलन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन होता है। Asexual reproduction occurs by budding in yeast, a unicellular fungus। तो किण्व कोशिका मुकुलन पद्धति से प्रजनन करने के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नवजात केंद्रकों का निर्माण करती है। एंड yeast cell produces 2 daughter nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding। This is cell is called as parent cell। So इस कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं और इस जनक कोशिका को एक छोटा सा उभार आता है। Small bulge appears on the surface of parent cell। parent cell के bulge पर, वहां पर bulge पर एक छोटा सा surface पर एक bulge आ जाता है, small bulge यानी कि उभार आ जाता है। This bulge is actually a bud और इसी bulge को क्या कहते हैं, मुकुल होता है। वन ऑफ द 2 डॉटर nuclei enters this bud। 2 नवजात केंद्रकों में से एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश करता है। एंड आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ बर्ड सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ डॉटर yeast cell। मुकुल की पर्याप्त वृद्धि होने के बाद वो जनक कोशिका से अलग हो जाता है, स्वतंत्र नवजात किण्व कोशिका के रूप में आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर देखिए, दिस इज द इमेज नंबर 3.7 फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडी भवन इसको हिंदी में कहते हैं। लुक एट दिस, ये है स्पायरागोयरा। स्पायरागोयरा का ये डायग्राम है जो हमने क्लास 5 से पढ़ते हुए आए हैं। दिस इज द इमेज ऑफ स्पायरागोयरा। अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। हमने यूनिसेल्युलर में देखा, एक कोशिकीय में, अभी हम देखेंगे बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन। फर्स्ट प्रोसेस इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी खंडी भवन। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्योर्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यह अलैंगिक प्रजनन की पद्धति बहुकोशिकीय सजीवों में पाई जाती है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट्स टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म। इस पद्धति में जनक सजीव के शरीर का अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजन होकर प्रत्येक नया खंड नवजात सजीव के रूप में जीवन जीने लगता है। This type of reproduction occurs in leg like Spiragoira and sponges like Sycon। तो ये स्पायरागोयरा जैसे कि शैवाल, स्पायरागोयरा और साइकोन जैसे स्पंज प्रकार के सजीवों में इस पद्धति से प्रजनन होता है, फ्रेगमेंटेशन से। Whenever there is plenty of water and nutrients are available to Spiragoira, its filaments grow up very fast and breaks up into many small fragments। स्पायरागोयरा को जब पर्याप्त पानी तथा पोषक तत्व मिलते हैं तब उसके तंतुओं की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और वह तंतु छोटे छोटे खंडों में फिर क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेशन वहां पर हो जाता है। ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली एज ए न्यू स्पायरागोयरा फाइबर। उसके बाद प्रत्येक जो खंड है स्वतंत्र नवजात स्पायरागोयरा के तंतु के रूप में बढ़ता है। इफ द बॉडी ऑफ साइकन ब्रेक्स अप एक्सीडेंटली इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू साइकॉन। तो यहाँ पर साइकॉन के शरीर के अगर किसी घटना में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो प्रत्येक टुकड़े से नए साइकॉन का निर्माण होता है। अभी हम पढ़ेंगे डायग्राम 3.8। दिस इज रीजेनरेशन यानी कि पुनः
रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन, पुनर्जनन। You may know that the wall lizard breaks up and discards some parts of its tail in emergency. आप सभी को पता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में जो छिपकली है वॉल लिजर्ड, वो अपनी पूंछ को काट देती है। डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड, कुछ समय के बाद कटा हुआ पूंछ का हिस्सा वापस से आ जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन, यह मर्यादित पुनर्जनन की पद्धति है। हाउएवर, हालांकि अंडर सर्टन सिचुएशंस एन एनिमल planaria breaks up its body into two parts and thereafter each part regenerates the remaining part of the body and thus two new planaria are formed. This is called as regeneration. So यहाँ पर देखिए कि प्लेनेरिया जैसे कुछ प्राणी विशिष्ट परिस्थिति में खुद के शरीर के दो टुकड़े करते हैं और प्रत्येक टुकड़े से शरीर का बचा हुआ हिस्सा नए से बनाकर दो नवजात प्राणी निर्माण किए जाते हैं और इसी को रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन कहते हैं। बडिंग, व्हाट इज बडिंग यानी मुकुलन, बडिंग यानी मुकुलन। तो यहाँ पर देखिएगा, दिस इज हाइड्रा, दिस इज nascent हाइड्रा, इसको नवजात हाइड्रा आप बोल सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड बर्ड यानी कि मुकुल। मुकुलन कहते हैं, ठीक है। In case of hydra, under favorable conditions, at species part of its body, an outgrowth is formed by repeated divisions of regenerative cells of body wall. हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि होने पर तथा पूर्ण पोषण मिलने पर उसके शरीर की भित्ति पर विशेष स्थान पर पुनर्जनन कोशिका के विभाजन से एक उभार तैयार होता है। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बर्ड, और इस उभार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। दिस आउटग्रोथ वी कैल बर्ड, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, उभार को मुकुल कहते हैं। बर्ड ग्रोज प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स स्मॉल हाइड्रा, समय के अनुसार मुकुल की वृद्धि होती है और उसका रूपांतर छोटे हाइड्रा में होता है। Dermal layers and digestive cavity of the budding hydra are in continuity with those of parent hydra. अभी नवजात हाइड्रा का शरीर स्तर एवं पाचन गुहा यह जनक हाइड्रा के शरीर स्तर और पाचन गुहा से जुड़ा रहता है। Parent hydra supplies nutrition to the budding hydra. जब नवजात हाइड्रा का पोषण जनक हाइड्रा द्वारा ही होता है। Budding hydra separates from parent hydra and starts to lead an independent life when it grows up and becomes able to lead an independent life. यहाँ पर भी नवजात हाइड्रा की वृद्धि इतनी हो जाती है कि वो खुद का अस्तित्व बनाने में समर्थ जब हो जाता है, वो जनक हाइड्रा से, पेरेंट हाइड्रा से वो अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र जीवन वहां पर उसका स्टार्ट हो जाता है। This is the diagram number 3.10 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि शाकीय प्रजनन जो कि प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो दिस इज स्वीट पोटैटो, इसको शकरकंद कहते हैं। ये है ब्रोफिलम यानी कि घातपर्ण, दिस इज पोटैटो, तो हम सबको पता है आलू। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन अभी हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बर्ड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वनस्पतियों में जो जड़, तना, पत्तियां एवं मुकुल जैसे शाकीय अवयव द्वारा होने वाला प्रजनन है उसको शाकीय प्रजनन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटोज इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ eyes present on tuber, whereas in bryophyllum it is performed with the help of buds present on leaf margin। यानी कि आलू में शल्क पत्रों के कक्ष में पाई जाने वाली जो कलिकाएं या घातपर्ण वनस्पति के पत्तियों के किनारे पर जो पाए जाने वाले खांचों की कलिकाएं, इनकी सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। In case of plants like sugarcane and grasses, vegetative propagation occurs with the help of buds present on nodes। अभी यहाँ पर देखिए कि गन्ना, घास, इन जैसी वनस्पतियों में गांठों पर पाए जाने वाले मुकुलों की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है। स्पोर फॉर्मेशन हमको देखना है, यानी कि बीजाणुओं का निर्माण हम अभी देखेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणुओं का निर्माण। पीसेस ऑफ ब्रेड, ये है ब्रेड का टुकड़ा। ग्रीनिश लेयर, ये हरे रंग की परत है। यहाँ पर देखिए स्पोर्स यानी बीजाणु, ओके। उसके बाद ये है
स्पोरांजियम यानी बीजाणुधानी, यहाँ पर है इसको कहेंगे आप हाइप यानी कि कवक तंतु, और राइजोइड यानी कि कवच जाल, इसको आप क्या कहेंगे, कवच जाल। ओके, सो टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन ह्यूमिड प्लेस। तो आपको क्या करना है, रोटी या फिर ब्रेड का टुकड़ा लेकर उसे ह्यूमिड प्लेस यानी कि नम हवा में रखना है। फंगस विल ग्रो ऑन इट विद इन 2 to 3 days। 2 से 3 दिनों में उस पर फफूंदी की वृद्धि होगी। ऑब्जर्व द फंगस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। फफूंदी का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण करना है आपको। एंड फंगी लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटियस बॉडी। म्यूकर जैसे कवकों की शारीरिक रचना तंतुमय होती है। दे हैव स्पोरांजिया, उनमें बीजाणुधानी होते हैं। वंस द स्पोर्स आर फॉर्म्ड, स्पोरांजिया बर्स्ट एंड स्पोर्स आर रिलीज्ड। उनके बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होकर वो फूट जाता है और बीजाणु बाहर निकल आते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस एंड न्यू फंगल कॉलोनी इज फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो बीजाणु है उनको अगर वार्म प्लेस यानी कि उचित तापमान आर्द्रता मिलने पर अंकुरित होने तथा उनसे नए कवक जाल का निर्माण होता है, यानी कि वो फैलता जाता है। अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने अलैंगिक प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। नाउ वी कैन सी लैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑक्योर्स विद द हेल्प ऑफ 2 germ cells। लैंगिक प्रजनन सदैव 2 जनक कोशिकाओं की हेल्प से होता है। फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट आर दोज हु germ cells। वे 2 जनक कोशिका अर्थात स्त्री युग्मक और पुयुग्मक होते हैं। फीमेल और मेल के जो गैमेट होते हैं, सो उनसे ये 2 germ cells जो होते हैं, इनसे ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 2 main processes occur in the sexual reproduction। लैंगिक प्रजनन में 2 मुख्य प्रक्रियाएं दिखती है। एक तो है, इसको कहते हैं हम गैमेट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक का निर्माण, हिंदी में इसको बोलते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस, यानी इस पद्धति में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की जो संख्या है इसमें क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम के नंबर है पहले की तुलना में अधिक हो जाते हैं और इसलिए यह जनक कोशिका हैप्लॉइड होती है यानी अगुणित होती है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पहले तो जेमेट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि फलन होता है। अ डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल जेमेट्स। यहाँ पर देखिएगा, इस पद्धति में जो मेल एंड फीमेल जेमेट्स है, ठीक है, सो इनकी कोशिकाओं का संयोग होकर एक द्विगुणित डिप्लॉइड जाइगोट की निर्मित हो जाती है। द जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस एंड एम्ब्रॉयो इज फॉर्म। अभी इसे क्या होता है कि एम्ब्रायो यानी के जो आप इसे कहेंगे भ्रूण तैयार होता है। इससे जो छोटे बच्चे का पहला जो होता है व्हाट वी सेल वो फॉर्म हो जाता है। द एम्ब्रायो डेवलप्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और एम्ब्रायो से ही फिर नवजात सजीव का निर्माण हो जाता है। 2 पेरेंट, अभी मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है, दे आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इस प्रजनन में नर तथा मादा इन 2 जनकों का सहभाग होता है। फ्यूजन ऑफ मेल जेमेट ऑफ मेल पेरेंट एंड फीमेल जेमेट ऑफ फीमेल पेरेंट ऑक्योर्स। तो यहाँ पर देखिए कि नर जनक के जो यहाँ पर मेल जेमेट रहते हैं और मादा जनक के जो फीमेल जेमेट्स रहते हैं, इनका क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है। ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज द रिकम्बाइंड जेनिस ऑफ बोथ पेरेंट्स। इसलिए तैयार होने वाला नया सजीव के पास दोनों ही जनकों के जीन्स होते हैं। हेंस द न्यू इंडिविजुअल शो सिमिलैरिटीज विद द पेरेंट्स फॉर सम कैरेक्टर्स एंड हैज सम कैरेक्टर्स डिफरेंट देन बोथ पेरेंट्स। इसलिए तैयार होने वाले नए सजीव के पास दोनों ही जनकों के जीन्स होते हैं और इसलिए इसी कारण सजीवों में विविधता हमें दिखाई देती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्यूर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। तो इसी कारण सजीवों में हमें विविधता दिखाई देती है। जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड देयरबाय टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। सो यह विविधता सजीव को बदलते पर्यावरण से जुड़े रहने और अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। ड्यू टू दिस
प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, और इसी कारण की वजह से वनस्पति और प्राणी प्रजाति लुप्त होने से खुद को बचा पाती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस से। लेट्स थिंक, जरा सोचो। Number one, what would have been happen if the male and female gametes had been diploid? जो मेल और फीमेल जेनेट्स है, ठीक है, जब ये दुगना हो डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित हो जाते हैं तो तब क्या होगा। और नंबर टू है व्हाट वुड हैव बीन हैपन इफ एनी ऑफ द सेल्स इन नेचर हैड नॉट बीन डिवाइडेड बाय मियोसिस। प्रकृति में अर्धगुणसूत्री पद्धति से अगर कोशिकाओं का विभाजित ही नहीं हुआ तो क्या होगा। सो हम ए पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में, वनस्पति में होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वनस्पतियों में पुष्प लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल वॉल्स एज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। सो देखिए, इसमें जो कैलिक्स होता है इसको हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, कोरोला जो होता है इसको दल पुंज कहते हैं, एंड्रोशियम यानी कि ये मेल वाला पार्ट होता है फ्लावर का, और जो यहाँ पर गायनेशियम होता है ये फीमेल वाला पार्ट होता है। अरेंज्ड इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और इनका सीक्वेंस बाहर से अंदर की तरफ होता है। एंड्रोशियम एंड गायनेशियम आर कॉल्ड essential whorls because they perform the function of reproduction, whereas calyx and corolla are called as accessory whorls because they are responsible for protection of inner whorls। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है कि पहले तो आवश्यक जो इसेंशियल वर्ल्स यानी आवश्यक मंडल में कौन कौन आ जाता है, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम आ जाते हैं। और बाकी के उसके बाद जो यहाँ पर विच पार्ट्स वी लर्नड दैट कैलिक्स एंड कोरोला, इनको एसेसरी वॉल्स कहते हैं, जो कि आंतरिक आवश्यक, हम इसको कहेंगे हिंदी में इसके लिए वर्ड है कि दे आर द इनर वॉल्स जो अंदर की तरफ काम करते हैं। मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स एंड दे आर ग्रीन कलर्ड। अभी देखिए कि बाह्य दल पुंज के घटक दलों को हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। एंड मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल्स एंड दे आर वेरियसली कलर्ड, और दल पुंजों के घटकों को हम पंखुड़ी कहते हैं, पेटल्स यानी पंखुड़ी, वो विभिन्न कलर में होती है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ 3.12 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मैं आपको यहाँ पर अभी समझाती हूँ। एंड दिस इज द डायग्राम नंबर 3.13 पपाया फ्लावर, ठीक है, ये पपाया का फूल है और ये एक अपना फ्लावर है। सो फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे हम कहेंगे पेडिसिल यानी कि ये आधार होता है, ये डंडी होती है, ठीक है। उसके बाद कैलिक्स यानी सेपल्स यानी कि ये जो आपको पत्ते दिख रहे हैं आप इसको कहेंगे कैलिक्स। देन दिस इज द पार्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र हम इसको कहेंगे, ऊपर का जो भाग होता है। दिस इज स्टाइल यानी वर्तिका। यह है कोरोला यानी कि पेटल्स, पेटल्स को आप क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे, ठीक है। देन दिस पार्ट जो है इसको आप कहेंगे ओवरी, यानी कि यहाँ पर इसको हिंदी में कहते हैं अंडाशय, यहाँ पर आपको बीज दिख रहे हैं। एंथर यानी ये है परागकोश, एंड फिलामेंट यानी कि ये है जो मेल तंतु जो रहता है, ठीक है। सो दिस इज द मेल पार्ट इन द फ्लावर, और ये रहेगा आपका फीमेल पार्ट, ठीक है। सो फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प इस तरह दिखाई देता है, एंड मेल फ्लावर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एंथर एंड फिलामेंट, परागकोश और पूतंतु से यहाँ पर क्या बन जाता है, एंड्रोशियम यानी कि पुमंग बन जाता है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स। A flower is called bisexual if both whorls, androecium and gynoecium, are present in the same flower. Example hibiscus, यानी कि अगर एक ही पुष्प में, एक ही फूल में पुमंग और जायंगे दोनों भी मंडल होंगे उपस्थित, तो उसे बायसेक्सुअल यानी उभयलिंगी कहते हैं, यानी कि गुड़हल, ठीक है, हिबिस्कस। A flower is called as unisexual if any one of the above mentioned two whorls is present in the flower.
अगर पुष्प में दोनों में से केवल एक ही अवेलेबल है, ठीक है, एक तो एंड्रोशियम है या फिर गायनोशियम है, तो उसको आप क्या कहेंगे? यू कैन कॉल देम यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी पुष्प आप उसे कहेंगे। इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इट इज मेल फ्लावर। अगर सिर्फ एंड्रोशियम होता है तो होता है वो मेल फ्लावर यानी नर पुष्प, और अगर सिर्फ गायनोशियम होता है तो वो होता है फीमेल फ्लावर यानी कि मादा पुष्प। सो मादा पुष्प का एग्जाम्पल कौन सा है? पपाया। Many flowers have the stalk for support called as pedicel, and such flowers are called as pedicellate, whereas flowers without stalk is called as sessile। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, बहुत से पुष्पों में आधार के लिए जो स्टॉक होता है, जो डंडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पाधार कहते हैं, पेडिसल कहते हैं, और ऐसे पुष्पों को पुष्पवृंती पुष्प कहते हैं, पेडिसलेट। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर डंडी नहीं है सपोर्ट के लिए तो उसको हम सेसेल यानी कि स्थानबद्ध कहते हैं। एंड्रोशियम इज मेल वॉल एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज स्टेमेंस। जायंग के घटक दल अर्थात जो फिलामेंट्स रहते हैं एंड्रोशियम के, तो आप उसे क्या कहेंगे कि एंड्रोशियम इज मेल वॉल एंड इट मेंबर्स कॉल्ड एज स्टेमेंस, एंड गायनेशियम इज फीमेल वॉल, तो इसके मेंबर्स को कॉल क्या कहते हैं? कार्पेल्स कहते हैं। सो इसको क्या कहते हैं? कार्पेल्स कहते हैं। ओके, तो हम अभी पढ़ेंगे दिस में भी सेपरेट और यूनाइटेड। ये सेपरेट भी हो सकते हैं या फिर एक साथ भी हो सकते हैं। ओवरी इज प्रेजेंट एट द बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल। यहाँ पर देखिए कि जो अंडाशय का भाग है वो हर एक पुष्प में आपको दिखाई देगा। Then a hollow style comes up from the ovary. Stigma is present at the tip of style. सबसे ऊपर sigma present रहता है। Ovary contains one or many ovals. Embryo sac is formed in each oval by meiosis process से फिर embryo sac present होता है। Each embryo sac consists of a haploid egg cell and two haploid polar nuclei. So इससे क्या होता है फिर? परागीभवन हम इसे कहते हैं। ये प्रोसेस यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। Pollen grains from anther are transferred to the stigma। अभी देखिए यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, इसको आप परागकण कहेंगे। सो दे आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, और इसी को ही क्या कहते हैं? पॉलिनेशन यानी कि परागन कहते हैं। पॉलिनेशन occurs with the help of biotic agents, wind and water, and biotic agents जो रहते हैं insects and other animals। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, परागकण अजैविक घटक हवा पानी या जैविक घटक कीटक पक्षी या अन्य प्राणी इनकी सहायता से होता है। The stigma becomes sticky during pollination. Pollens germinate when they fall upon so sticky stigma। तो परागकण जो रहते हैं ये चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागकण गिरने पर वे अंकुरित होते रहते हैं। A long pollen tube and two male gametes are formed। तो इससे क्या निर्मित होता है कि इससे एक दीर्घ परागनलिका का निर्माण होता है। Pollen tube reaches the embryo sac via style। और ये जो pollen tube रहती है, ठीक है, परागनलिका, यह बीजांड के भ्रूणकोश तक पहुंच जाती है। And pollen tube reaches the embryo sac where tip of the pollen tube bursts and two male gametes are released in embryo sac। और वहां पर पराग नलिका का अंतिम सिरा जो होता है वो फट जाता है और दोनों जो है वहां पर एम्ब्रायो दोनों जो मेल जेमेट्स होते हैं वो वहां पर रिलीज हो जाते हैं। One male gamete unites with the egg cell to form zygote। वहां परागनलिका का अंतिम सिरा फट जाता है और वहां पर दोनों जो मेल भ्रूणकोश वहां पर छोड़ दिए जाते हैं, उसमें से एक मेल और दूसरा जो फीमेल होता है, इनका संयोग होकर वहां पर जाइगोट यानी जाइगोट को आप कहेंगे युग्मनज यानी कि नया सेल वहां पर फॉर्म हो जाता है। दिस इज फर्टिलाइजेशन, इसी को ही फलन कहते हैं। सेकेंड मेल गेमेट यूनिट्स विद द टू पोलर न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म। दूसरा जो रहता है, जो मेल जेनेट रहता है, वो ध्रुवीय केंद्रकों से संयोग करके भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनता है। एज टू मेल न्यूक्ली पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। और इसमें दो मेल न्यूक्ली होते हैं इसलिए इसको दोहरा फलन डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। वनस्पति, आवृत्तबीजी वनस्पति में दोहरा फलन इस तरह से होता है। यह है ओवरी यानी कि अंडाशय आप इसे कहेंगे।
दिस इज स्टाइल यानी वर्तिका है, दिस इज स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, पोलन ग्रेन यानी इसको आप कहेंगे परागकण, दिस इज मेल जेमेट्स यानी कि ये मेल वाले जेमेट्स हैं, एंड दिस इज द पोलन ट्यूब, ये परागनलिका है। ओके यहाँ पर देखिए इसको आप ओव्यूल्स यानी कि बीजांड कहते हैं। देन दिस इज मेल जेमेट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एंड दिस आर द एम्ब्रायोसाइक भ्रूणकोश, एंड दिस इज सिनर्जिड्स यानी कि युग्माणु का निर्माण किस तरह से होता है, यहाँ पर एंटीपोडल्स यानी अंतकोश तैयार हो जाएगा, दिस इज द पोलर न्यूक्ली, और ये अंडकोशिका एक सेल है, इस तरह से ये बाहर निकल जाते हैं फिर। ओके सो दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। डू यू नो, क्या आपको पता है बच्चों, व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर born on same planet, it is called as self pollination, whereas if it involves two flowers born on two plants of same species, it is cross pollination। तो यहाँ पर जब परागकण की क्रिया एक ही फूल या उसी वृक्ष के दो फूलों में होती है तब उसे स्वयं परागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और जब परागकण की क्रिया एक ही जाति की दो भिन्न वनस्पतियों के फूलों में होती है तो उसे कहते हैं पर परागकण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। While discovering the new high yielding and resistant varieties of plants, scientists bring about the pollination with the help of brush। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो साइंटिस्ट है उन्होंने पर परागकण ब्रश की सहायता से यहाँ पर ये नई प्रजातियों का निर्माण करते समय उपयोग वहां पर साइंटिस्ट कर लेते हैं। यूज ऑफ, आपको इंटरनेट का उपयोग क्या करना है, मेक एन वीडियो एल्बम ऑफ पॉलिनेशन एंड शो इट इन द क्लास। आपको परागण से संबंधित वीडियो का संग्रह करना है और अपने क्लास में वो शो करना है। सो ट्राई दिस। हम और एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे गाइस। सो टेक अ सुटेबल ग्लास वेसल लाइक कॉनिकल फ्लास्क और बीकर। सो आपको एक बीकर लेना है, then add some garden soil in it and sow some pulse grains in it in such a way that you can observe them through glass। तो आपको फिर उसमें क्या करना है कि उसमें आपको मिट्टी में आपको फिर अनाज के 10-12 दाने डालने हैं रोजाना, तुमको उसमें पानी डालना है, वाटर इट एवरीडे एंड रिकॉर्ड, और उसमें होने वाले चेंजेस देखने। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अभी देखिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या प्रोसेस आपको दिखता है कि ओवल डेवलप्स इनटू सीड, ओवल जो है ये सीड में डेवलप होगा और सीड फिर ओवरी, और उसके बाद वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट्स ब्रेक अप एंड दे जेमिनेट इन द सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन। आपको पता है जब किसी भी फूल, कोई भी फल जो है, ठीक है, कोई भी फल जब फट जाता है तो वो उसके बीज जो है मिट्टी में अंकुरित हो जाते हैं। जाइगोट डेवलप एट द कॉस्ट ऑफ फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म ऑफ सीड एंड द न्यू प्लांटलेट इज फॉर्म्ड। अंतपोष का उपयोग कर यहाँ पर जाइगोट का प्रोसेस हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन, और इसी को बीजांकुरण कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, इंसान में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो क्या आप बता सकते हो, कैन यू रिकॉल विच डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन, कि रासायनिक नियंत्रण द्वारा कौन कौन से संप्रेरक मानवीय प्रजनन संस्था के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। Then number 2, which hormones are responsible for changes in human body occurring during on set of sexual maturity, कि जब पुरुषों और स्त्रियों में वो कौन से हार्मोन्स हैं जो उम्र के अनुसार शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा है, why has the government of India enacted the law to fix the minimum age of marriage as 18 in girls and 21 in boys, कि विवाह के समय लड़कियों की आयु कम से कम 18 तथा लड़कों की आयु कम से कम 21 होनी चाहिए, ऐसा कानून क्यों बनाया गया है। सो चलिए इसके आंसर यही से हम पढ़ेंगे। We have studied in the chapter of heredity and variation that men have XY sex chromosomes and women have XX sex chromosomes। तो आपको पता है कि आनुवंशिकता और आनुवंशिक परिवर्तन, इस लेक्चर में हमने देखा कि पुरुषों में XY या लिंग गुणसूत्र होते हैं तथा स्त्रियों में XX या लिंग गुणसूत्र होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच स्पेसिफिक ऑर्गन्स डेवलप इन द बॉडी ऑफ मैन एंड वुमन ड्यू टू दिस सेक्स क्रोमोसोम्स ओनली। तो इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के कारण स्त्री और पुरुष के शरीर में विशिष्ट अंग वाले प्रजनन संस्थान का निर्माण होता है। X chromosome is present in men and woman, whereas Y chromosome is present in men only।
यहाँ पर देखिए एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन मेन एंड वुमन, स्त्री और पुरुष में एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई ओनली सिर्फ मेन में प्रेजेंट रहता है। नाउ वी शैल स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। अभी हम देखेंगे कि मानवीय प्रजनन संस्थान कैसा है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानवीय पुरुष प्रजनन संस्था देखेंगे। ये है 3.16 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मेल रिप्रोडक्टिव मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान कैसा होता है। ये है पेनिस यानी इसको शिश्न कहते हैं। दिस इज टेस्टिस यानी कि इसको वृषण कहते हैं। ये है स्क्रोटम यानी इसको वृषण कोश कहते हैं। एपिडाइमिस यानी कि ये होता है अधिवृषण। देन मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। यूरिनरी ब्लैडर ये होता है मूत्राशय। ये रहता है इजैकुलेटरी डक्ट यानी इसको स्खलन वाहिनी कहते हैं। सेमिनल वेसल इसको शुक्राशय कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड वास डेफरेंस यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। कॉपर्स ग्लैंड इसको कहते हैं काउपर ग्रंथि। यूरिनोजेनिटल डक्ट यानी कि मूत्र जनन वाहिनी इसे कहते हैं। सो ये मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इस तरह से होता है। ओके सो अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान अलग अलग उसमें टेस्टिस रहते हैं, डक्ट्स रहते हैं और ग्लैंड्स रहते हैं। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट रहते हैं। टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफ्यूरियस ट्यूबल्स। तो वृषणों में अनगिनत शुक्रजन वहां पर अवेलेबल होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूबुलस डिवाइड बाय मेयोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। और मेल बॉडी में स्पर्म्स जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। दो स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूबुलस। और ये इस नलिका की तरफ से ये जो स्पर्म्स है आगे भेजे जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ दोस ट्यूबुलस इज एज रेटेड टेस्टिस एज रेटेड testis, vas efferent, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct and urinogenital duct। इस तरह से ये जो पार्ट्स हैं सो इसी पार्ट से उसमें पाई जाने वाली जो जेमिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री पद्धति द्वारा विभाजित होकर स्पर्म का निर्माण करती है। विभिन्न नलिकाओं द्वारा ये जो स्पर्म्स है आगे भेजे जाते हैं और इन नलिकाओं का जो क्रम होता है रेटेटेस्टिस यानी कि वृषण जालिका, वास एफरेंस यानी अपवाहिनी, एपिडाइमिस यानी अधिवृषण, वास डेफरेंस यानी शुक्र नलिका, एजैकुलेटरी डक्ट यानी स्कल वाहिनी एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट यानी कि जनमूत्र वाहिनी। इसी वहां से इसको ये स्पर्म्स आगे भेजे जाते हैं। So as the sperms are pushed forward from one duct to next, they become mature and able to fertilize the ovum. So जैसे ही ये शुक्र कोशिका जैसे जैसे एक नलिका से दूसरी नलिका में बेची जाती है वैसे वैसे वो परिपक्व होकर फर्टिलाइजेशन करने के योग्य हो जाता है। ओके seminal vessels secrete their secretion in ejaculatory ducts, whereas prostate gland and Cowper's gland secrete their secretions in यूरिनोजेनेटिकल डक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है जो शुक्राशय का स्राव है वो इसी ग्रंथि में स्रवित हो जाता है और प्रोटेस्ट और काउपर ग्रंथि का स्राव मूत्र जनन नलिका में स्रावित हो जाता है। सेमेन इज फॉर्म ऑफ स्पर्म्स एंड secretions of all these glands. Semen is ejaculated out through penis। और उसके बाद ये जो वीर्य है ये पेनिस के माध्यम से बाहर छोड़ा जाता है। So all the organs of male reproductive system are paired except urinogenital duct, prostate gland and penis and scrotum। तो यहाँ पर देखिए कि मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान में जनन मूत्र वाहिनी, प्रोटेस्ट ग्रंथि, वृषण कोश और शिश्न को छोड़कर सभी अंगों की एक एक जोड़ी होती है। सरप्राइजिंग फैक्ट्स यानी कि जो आपको रोचक जानकारी है। नंबर 1 लेंथ ऑफ ईच एपिडिडाइमिस इज अबाउट 6 मीटर्स। अधिवृषण नलिका की लंबाई 6 मीटर होती है। नंबर 2 लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर्स। एक शुक्राणु की लंबाई 60 माइक्रोमीटर होती है। नंबर 3 सच अ स्मॉल स्पर्म हैज टू क्रॉस द डिस्टेंस ऑफ
approximately 6.5 मीटर while passing out of male reproductive system. इतने छोटे आकार वाले शुक्राणु को पुरुष प्रजनन संस्थान से बाहर निकलने में लगभग 6.5 मीटर लंबाई की दूरी तय करनी पड़ती है. एंड नंबर 4, sperm needs large amount of energy. शुक्राणु को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है. For this purpose, fructose is present in the semen. और इसी के लिए वीर्य में फ्रुक्टोज नामक शर्करा होती है. अभी हमने मेल बॉडी का देख लिया. लेट्स सी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डायग्राम नंबर 3.17. ह्यूमन फीमेल मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान, इसको वैगिना यानी योनि कहते हैं. दिस इज यूटेरस यानी ये गर्भाशय रहता है. एंड दिस इज ओवेरी यानी कि ये होता है अंडाशय. All organs of female reproductive system are in abdominal cavity. स्त्री प्रजनन संस्थान में पाए जाने वाले सभी अंग उदर गुहा में यानी कि अंदर की तरफ ही होते हैं. It includes a pair of ovaries, a pair of oviducts, single uterus and a vagina. इसमें अंडाशय की एक जोड़ी, अंडवाहक नलिका की एक जोड़ी, एक गर्भाशय और एक योनि का समावेश होता है. Besides, a pair of Bartholin's gland is also present. और इसमें बर्तोलिन्स मार्ग ग्रंथि की भी एक जोड़ी होती है. Generally, every month an ovum is released in abdominal cavity alternatively from each ovary. सामान्यतः हर महीने में एक अंडकोशिका एक एक अंडाशय से बारी बारी से उदर गुहा में छोड़ी जाती है. Free end of oviduct is funnel like. जिसके मध्य भाग में एक छिद्र होता है, वो वायु कोष्ठिका के जैसा होता है. An opening is present at the center of it. Oocyte enters the oviduct through that opening. उस छिद्र से अंडकोशिका अंडवाहक नलिका में प्रवेश करती है. Cilia are present on inner surface of oviduct. अंडवाहक नलिका के आंतरिक पृष्ठभाग पर रोमक रहते हैं. This cilia push this oocyte towards uterus. और ये रोमक अंडकोशिका को गर्भाशय की ओर ढकलते हैं. इसको अभी हम पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन यानी कि युग्माणु निर्माण. Both gametes, sperm and ovum are formed by मियोसिस यानी कि शुक्र कोशिका शुक्राणु और अंड कोशिका ये दोनों ही युग्माणु अर्धसूत्री विभाजन से मायोसिस से निर्मित होते हैं. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस ऑफ मेन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन पुबर्टी टिल डेथ. तो यहाँ पर देखिएगा कि पुरुष के वृषण में यौवनावस्था से आगे जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है. However, in case of women, लेकिन लेडीज की बॉडी में at the time of birth there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovaries of female fetus. जन्म के समय स्त्री के अंडाशय में से 2 से 4-10 लाख इतनी बड़ी संख्या में अंडकोशिकाएं होती है. And oocyte mature and is released from ovary every month from the beginning of maturity up to the age of menopause, approximately 45 years of age. तथापि स्त्री के अंडाशय में यौनावस्था से आगे मासिक धर्म रुक जाने की उम्र यानी 45 years तक हर महीने एक अंडकोशिका तैयार होती है. Menopause is stoppage of functioning of female reproductive system. स्त्री में प्रजनन संस्थान के कार्य के रुक जाने को ही मासिक धर्म का बंद होना कहते हैं. एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर 45 से 50 के दौरान secretion of hormones controlling the functions of female reproductive system either stops or becomes irregular. This cause the menopause. तो क्या होता है कि 45 से 50 के वर्ष के दौरान स्त्री के शरीर में प्रजनन संस्थान के कार्य को नियंत्रण करने वाले संप्रेरक जो होते हैं उनका स्राव रुक जाता है और इसलिए मासिक धर्म उनका रुक जाता है. फर्टिलाइजेशन. अभी हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन यानी कि फलन. फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. शुक्राणु तथा डिंब का संयोग होकर युग्माणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को फलन कहते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमंस. मनुष्य की फलन की प्रक्रिया शरीर के अंतर इनर साइड में होती है. सेमेन इज इजैकुलेटेड इन वैगिना ड्यूरिंग कॉपुलेशन. संभोग के समय स्त्री के योनि मार्ग में वीर्य स्खलित किया जाता है. Sperms in the numbers of few millions starts their journey by the route of vagina, uterus, oviduct. और यहाँ पे देखिए वीर्य में स्थित कुछ 10 लाख तक संख्या वाले शुक्राणु योनि मार्ग गर्भाशय अंडनलिका इस मार्ग से सफर करते हैं. One of those few million sperms fertilize the only ovum present in the oviduct. और उसमें से एक शुक्राणु अंडनलिका में उपस्थित इकलौते डिंब का फलन करता है. From the age of puberty up the menopause, from 10 to 17 years of age up to 45 to 50 years, an ovum is released every month from the ovary.
Out of 2 to 4 million oocytes, approximately only 400 oocytes are released up to the age of menopause. Remaining oocytes undergo degeneration. तो यहाँ पर देखिएगा कि यौनावस्था से मासिक धर्म रुक जाने तक यानी कि 10 से 17 वर्ष से 45 से 50 वर्ष तक हर महीने एक अंडकोशिका अंडाशय से बाहर निकलती है, अर्थात मासिक धर्म रुकने तक 2 से 4 दशलाख अंडकोशिकाओं में से साधारण केवल 400 ही अंडकोशिका अंडाशय से बाहर निकलती है, बची हुई सारी अंडकोशिकाएं नष्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है फर्टिलाइजेशन यानी कि इसे आप कहेंगे ओसाइट यानी कि अंडकोशिका, और ये है स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु। ओके, so oocytes released from ovaries during last few months nearing the age of menopause are 40 to 50 years old. मासिक धर्म रुक जाने की आयु में अंतिम कुछ सालों में अंडाशय से बाहर आने वाले 40 से 50 साल पुराने होते हैं। Their ability of division has been diminished till now. उनके विभाजन की क्षमता कम हो चुकी होती है। Due to this, इसी कारण they cannot complete meiotic division properly. इसलिए उनका अर्धगुणसूत्री विभाजन ठीक से पूरा नहीं हो पाता। If such oocytes are fertilized, the newborns produced from them may be with some abnormalities like Down's syndrome. तो यहाँ पर देखिए कि ऐसा जब नया जीव निर्माण होता है, जब प्रजनन होता है, तो 40 से 50 की उम्र में अगर बच्चा वो पैदा भी कर लेते हैं तो उस बालक में दोष रहता है, उसमें डाउन सिंड्रोम पाए जाते हैं। पैदा होने की संभावना उनकी दोष से युक्त होने की ज्यादा रहती है। डू यू नो, क्या आपको पता है बच्चों, नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर इन जर्म सेल्स प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स आर डिप्लॉयड two numbers. It includes 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes, 44 plus XX or 44 plus XY. These germ cells divide by meiosis. युग्मक तैयार करने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणी अर्थात यानी कि 2 नंबर होती है, जिसमें 22 जोड़ी अलिंगी गुणसूत्रों की और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र की होती है। और यह कोशिकाएं जो होती है ये मेयोसिस से विभाजित हो जाती है। ड्यू टू दिस गैमेट्स कंटेन ओनली हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स आर रिप्रोड्यूस एज 22 plus X और 22 plus Y, whereas oocytes are produced of only one type as 22 plus X. तो यहाँ पर देखिएगा कि इस तरह से ये जो पेयर्स है ये तैयार हो जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये डायग्राम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, कि मनुष्य में लिंग निश्चिति कैसी होती है, यानी कि लड़का होने वाला है लड़की होने वाली, ये कैसे पता चल जाता है। स्पर्म्स और ओसाइटिस यानी कि यहाँ पर मेल के जो शुक्राणु है और फीमेल के जो अंडाशय है, ठीक है। सो इनमें कितने गुणसूत्र जुड़ने चाहिए। गर्ल यानी कि लड़की के लिए 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई स्पर्म्स में स्पर्म शुक्र कोशिका के और अंडा कोशिका के 22 प्लस एक्स होने चाहिए। अगर 22 प्लस एक्स 44 प्लस एक्स हो जाता है तो लड़की पैदा होती है, और बॉय के लिए 44 प्लस एक्स वाई यानी कि मेल में से 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स जब फीमेल में से आता है तो तब बॉय यानी कि लड़का पैदा होता है, ठीक है। सो बोथ स्पर्म्स एंड oocytes आर प्रोड्यूस्ड बाय meiosis, एंड इन केस ऑफ स्पर्म्स प्रोसेस ऑफ meiosis डिवीजन इज कंप्लीटेड बिफोर द स्पर्म्स लीव मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो शुक्राणु वृषणों से बाहर आने से पहले उसके अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है। However, in case of oocytes, process of meiotic division completes after ovulation during fertilization in oviduct. तो अंडनलिका में फलन के समय ये प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ बर्थ, बच्चा कैसे पैदा होता है। द जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट। अंडनलिका में फलन के बाद तैयार हुए युग्माणु का कई बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रॉय इज फॉर्म, और इस दौरान ही क्या होता है, एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण तैयार हो जाता है। लुक एट दिस, ये इस तरह का होता है। मीनवाइल इट इज पुश टूवर्ड यूट्रस, जिससे ये वह इस दौरान वह गर्भाशय की ओर जाता है। वंस इट रीचेस द यूट्रस, जब वो गर्भाशय में जाता है, इट इज इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑक्योर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन। गर्भाशय में पहुंचने के बाद उसका अंकुरण होकर उसके आगे की वृद्धि विकास हो जाता है। An organ called as placenta is formed for supply of food material during the growth in uterus. तो यहाँ पर देखिए गर्भाशय में हुई
गर्भाशय में पहुंचने के बाद उसका अंकुरण होकर उसकी वृद्धि होती है। गर्भाशय में हुई वृद्धि के समय भ्रूण को भोजन की पूर्ति करने के लिए प्लासेंटा नामक अंग का निर्माण हो जाता है। Embryonic development is completed approximately within 9 months after the fertilization और फलन होने के साधारण 9 महीनों के बाद जो बच्चा है वो पूरा डेवलप हो जाता है। लुक एट 4 दिन का जब होता है तभी इस तरह से दिखता है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज 8, 12, 16, 20 ये वीक्स है। 4 वीक्स का जब रहता है, सॉरी मैंने 4 डेज बोला, 4 वीक्स का जब रहता है तब कुछ इस तरह का होता है। 8 वीक का जब रहता है तब इस तरह का। 12वां जब वीक चलता है तब कुछ इस तरह दिख जाता है। 16वें वीक में कुछ इस तरह से डेवलप, 20वें वीक में कुछ इस तरह से, दिस इज द 24 नंबर पर ऐसा रहता है। 28वें वीक में ऐसा रहता है, 32 वीक में ऐसा रहता है और 36 जो वीक रहता है, 9 महीने जब पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तब बच्चा ऐसे पूरा, यहाँ पर ग्रोथ इसकी दिखती है। ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रायो, भ्रूण की वृद्धि इस तरह से हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखिएगा, द मैन इज टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव अ बॉय और अ गर्ल चाइल्ड। कि एक चीज ध्यान में रखिएगा, किसी दंपति को लड़का या लड़की होना यह टोटली पुरुष पर निर्भर होता है, क्योंकि ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन मैन कॉन्ट्रीब्यूट्स इधर एक्स और वाई क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट जनरेशन बट वुमन कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली एक्स सेक्स क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि पुरुष की ओर से लिंग गुणसूत्र में से एक्स या वाई गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाता है, लेकिन स्त्री की ओर से केवल एक्स गुणसूत्र आगे की पीढ़ी में आ जाता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इफ एक्स क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम मेल द चाइल्ड विल बी अ गर्ल एंड इफ वाई क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम देन द चाइल्ड विल बी अ बॉय। जब पुरुष की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तब लड़की पैदा होती है और जब वाई क्रोमोसोम आ जाता है तब लड़का पैदा होता है। थिंकिंग ऑफ दिस इट इज राइट टू कंसिडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गर्ल चाइल्ड। अगर आपने ये पढ़ाई कर ली है तो क्या अभी भी यही सही है कि फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए कि उसको लड़की ही हो रही है? बिकॉज उसके हाथ में कुछ नहीं होता, इट्स टोटली ओवरऑल डिपेंड्स ऑन मेल पर्सन। वी ऑल मस्ट टेक एफर्ट्स टू स्टॉप फीमेल फर्टिसाइड, यानी कि जो स्त्री भ्रूण हत्या है उसको रोकने के लिए हमें ये जो एजुकेशन है ये चीजें सबको बतानी है। ठीक है, आपको पता है तो आप आगे बताओगे, ठीक है, आपके फैमिली में बताओगे तो उनको भी पता चलेगा। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? नंबर 1, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पेट्यूटरी ऑफ मदर वंस द फिटल डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड। कि भ्रूण की पूरी वृद्धि हो जाने के बाद माता के पीयूषिका ग्रंथि से कौन सा संप्रेरक स्राव होना प्रारंभ होता है? नंबर 2, अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट हार्मोन which organ of the female reproductive system starts to contract and thereby birth process is facilitated। और इस संप्रेरक के कारण स्त्री प्रजनन संस्थान का कौन सा अंग संकुचित होने लगता है जिससे बच्चे का जन्म होने में मदद होती है? अभी हम पढ़ेंगे मेनेस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म। Female reproductive system undergoes some changes at puberty and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days। यौनावस्था के बाद स्त्री के प्रजनन संस्था में कुछ बदलाव आने लगते हैं और इस बदलाव की हर 28 से 30 दिनों की समयावधि के बाद पुनरावृत्ति होती है। These repetitive changes are called as menstrual cycle। और इसी पुनरावृत्ति से होने वाले बदलाव को menstrual cycle यानी कि मासिक धर्म कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक नैसर्गिक क्रिया है, कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स। और ये जो एक नैसर्गिक क्रिया है ये 4 संप्रेरकों द्वारा नियंत्रित होती है। दोस 4 हार्मोन्स आर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये लेडीज फीमेल की बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। One of the several follicles of the ovary starts to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone. This developing follicle secretes estrogen। तो यहाँ पर देखिए कि एस्ट्रोजन यहाँ पर बाद में तैयार हो जाता है। यह विकसनशील पुटिका एस्ट्रोजन संप्रेषक का स्रवण करती है। Endometrium of the uterus starts to develop during first cycle or regenerate during subsequent cycle under the effect of estrogen। तो एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतस्तर की वृद्धि पहले ऋतुचक्र के समय या पुनर्निर्मित बाद में जो मासिक धर्म है उनके समय होती रहती है। Meanwhile, developing follicle completes its development।
इस दौरान अंडाशय में बढ़ने वाली पुटिका की पूरी वृद्धि हो जाती है। इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड ओसाइटी इज रिलीज्ड। और इसी दौरान ल्यूटेनाइजिंग संप्रेरक के प्रभाव से पूर्ण वृद्धि हुई पुटिका फूटकर उसमें से डिंब अंडाशय से बाहर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और इसी को ही क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटम। सो इसे कहते हैं पीत पिंड। एंड कॉर्पस ल्यूटम स्टार्ट्स टू secrete progesterone. Endometrial glands secrete their secretion under the effect of progesterone. प्रोजेस्ट्रॉन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतस्तर की ग्रंथियां जो है वो स्त्रवित होने लगती है। सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो। और जिससे ये अंतस्तर भ्रूण के यानी कि बच्चा बढ़ने में मदद करने के लिए पूरे तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए 3.21 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म होता है लड़कियों में, उसकी ये साइकिल है। तो लुक एट दिस चेंजेस इन द ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि मासिक धर्म के समय अंडाशय में होने वाले परिवर्तन। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूषिका ग्रंथि। यहाँ पर FSH एंड LH ये जो दो कंपोनेंट्स हैं। एंड देन फुल्ली ग्रोन फोलिसेल जो पूर्ण वृद्धिंगत पिटिका है। एवोल्यूशन ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग यहाँ पर होता है। कॉर्पस ल्यूटम, कॉर्पस एल्बिशंस, दे आर द प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन रहते हैं। यहाँ पर एस्ट्रोजन यहाँ आ जाते हैं। चेंजेस इन द यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो मासिक धर्म के समय गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन। सो फ्रॉम डे 1 से इस तरह से ये डेवलप होते होते लाइक बिगिनिंग ऑफ न्यू मेंस्ट्रुएशन, इस तरह से यहाँ पर ये पूरा डेवलप हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट डे में इस तरह से कुछ रहता है और बाद में कुछ इस तरह से ये फॉर्म हो जाता है। If oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteum becomes inactive and transforms into corpus albicans. So डिंब का फलन अगर 24 घंटे में नहीं हुआ तो पित्तपिंड अकार्यक्षम होकर उसका रूपांतर श्वेत पिंड में हो जाता है। Due to this, secretion of estrogen and progesterone stops completely, और जिससे एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजेरोन इन दोनों संप्रेरक का स्रावक होना पूरी तरह से बंद हो जाता है। एंडोमेट्रियम starts to degenerate in absence of these two hormones, और यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो इन संप्रेरक के अभाव से गर्भाशय के अंतस्तर का ह्रास होने लगता है। एंड टिश्यूज ऑफ डिजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम्स आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वैगिना, और उसका ऊतक तथा अफलित डिंब योनि मार्ग द्वारा बाहर निष्कासित किए जाते हैं। दिस इज अकम्पनाइड विथ कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग, इसी के साथ भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है। ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूअस अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 days, 5 दिन तक यह मासिक धर्म चलता है। दिस इज कॉल्ड एज मेन्स्ट्रुएशन, और इसी को मासिक धर्म कहते हैं। अनलेस द ओसाइटी इज फर्टिलाइज्ड एंड एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी मंथ। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हर महीने में तब तक होती रहती है जब तक डिंब का फलन होकर तैयार होने वाला भ्रूण का आरोपण नहीं हो जाता, जब तक बच्चा पूरी बॉडी में डेवलप नहीं होता तब तक। इफ द एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड, जब बच्चा बॉडी में एंटर होता है, तैयार हो जाता है, रिपीटिशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्परली स्टॉप टिल द पार्टुरेशन एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो मासिक चक्र भ्रूण जब बॉडी में हो जाता है लेडीज के प्रिपेयर, तो शिशु का जन्म होने तक और उसके दुग्धपन की कालावधि तक इस चक्र की पुनरावृत्ति रुक जाती है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड द वुमन एक्सपीरियंसेस सेवरल पेन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। मासिक चक्र ये प्राकृतिक क्रिया जिसमें 4 से 5 दिनों में मासिक स्राव के दौरान स्त्री को काफी वेदनाएं होती है। सेवरल वीकनेस इज फेल्ट ड्यू टू हेवी ब्लीडिंग, उसी प्रकार अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने से कमजोरी भी आती है। देयर इज हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड, इन दिनों में इन्फेक्शन की भी संभावना होती है। एंड ड्यू टू ऑल सच रीजंस देयर इज नीड ऑफ रेस्ट अलोंग विद स्पेशल पर्सनल हाइजीन, और इन सभी कारणों की वजह से इन दिनों में विशेष व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ स्त्री को आराम की जरूरत होती है। रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रजनन और आधुनिक तकनीक। मेनी कपल्स कैनॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन, कई दंपतियों को विभिन्न कारणों की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। इन केस ऑफ वुमेन, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर स्त्री को मासिक धर्म रेगुलर नहीं आ रहा है, डिफिकल्टीज इन ओसाइटी प्रोडक्शन, और अंडनलिका में डिंब के प्रवेश को लेकर जो रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स इन द ओविडक्ट, गर्भाशय के गर्भरोपण की क्षमता में कमी, डिफिकल्टीज इम्प्लांटेशन यूट्रस, एंड मेनी अदर रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बहुत सारे रीजंस है। एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सेमन, उसके बाद पुरुष में
वीर्य में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स का स्लो मूवमेंट होना, एनोमलीज इन द स्पर्म्स आर द रीजंस इन केस ऑफ मेंस, और शुक्राणुओं की में विभिन्न दोष आदि कारणों से संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस मेडिकल टेक्निक्स लाइक IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, द चाइल्डलेस कपल्स कैन हैव अ चाइल्ड. यानी कि जिनको बच्चे नहीं होते, ठीक है, जिस दंपति को बच्चे नहीं रहते हैं, अभी बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी निकली है, उनसे वो बच्चों का सुख ले सकते हैं. दिस इज द डायग्राम नंबर 3.22, फर्टिलाइजेशन इन अ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब बेबी किस तरह से होता है, ये है माइक्रोपाइप्ड यानी कि सूक्ष्म शोषण नलिका, ये है ओवम अंड कोशिका, स्पर्म्स बीइंग इंट्रोड्यूस थ्रू माइक्रोनीडल. माइक्रोनीडल से इस तरह से अंड कोशिका में शुक्राणु छोड़े जाते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको ही क्या कहते हैं, IVF. In this technique, fertilization is brought about in the test tube and the embryo form is implanted in uterus of woman at appropriate time. इस तकनीक में फलन की क्रिया एक कांच की नलिका में की जाती है और निर्माण होने वाला भ्रूण उचित समय पर दंपति की स्त्री के गर्भाशय में ऐड किया जाता है. IVF technique is used for having the child in case of those childless couples who have problems like less sperm count, obstacles in oviduct, etc. यानी कि जिन दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है, यानी कि डिंब का अंड नलिका में प्रवेश में रुकावट, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, तो वो IVF की मदद से बच्चे के लिए प्रयास कर सकते हैं. सरोगेसी, दिस इज द इमेज नंबर 3.23. सरोगेसी यानी surrogate mother, स्थापन्न मातृत्व. Some women have problems in implantation of embryo. Some women have problems in implantation of embryo in uterus. कुछ स्त्रियों में गर्भाशय आरोपण नहीं होता. Such women can take the help of the modern remedial technique called as surrogacy. Surrogate mother से वो help ले सकते हैं. In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in implantation in uterus. इस पद्धति में गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली स्त्रियों के अंडाशय से डिंब निकाले जाते हैं. That oocyte is fertilized in test tube with the help of sperms collected from her husband. उस डिंबे को कांच नलिका में लेकर उसी स्त्री के पति के शुक्राणु का उपयोग कर फर्टिलाइजेशन किया जाता है. एंड दैट द एम्ब्रायो फॉर्म फ्रॉम सच फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ सम अदर वुमन हैविंग नॉर्मल यूट्रस. और इसमें निर्माण होने वाले भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है. Such woman in whose uterus the embryo is implanted is called as surrogate mother. और ऐसी परिस्थिति में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण किया जाता है, उस स्त्री को surrogate mother कहा जाता है. आगे का प्रकार है sperm bank या फिर semen bank. इसे कहते हैं वीर्य बैंक. There are various problems in sperm production as mentioned above in case of many men. कई दंपति के पुरुषों में शुक्राणु की निर्मित को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं. So as to have the children in case of such couples, new concept of sperm bank has been introduced. ऐसे दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति हेतु sperm bank ये नई संकल्पना सामने आई है. This concept is similar to blood bank. जिस तरह से blood bank होती है उसी तरह से sperm bank होती है. Semen ejaculated by the desired man is collected after their through physical and medical checkup and stored in the sperm bank. पुरुषों के इच्छा अनुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच करने के बाद उनके द्वारा जो वीर्य है वो वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है. As per the wish of needful couple, a society of women of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from sperm bank. So जिस दंपति को संतान की आवश्यकता है उनके इच्छा अनुसार ही संग्रहित करके वो रखे हुए उस स्पर्म्स को उपयोग कर उस दंपति के स्त्री के यानी कि डिंब IVF तकनीक की सहायता से वो फर्टिलाइज किया जाता है. रिजल्टेंट एम्ब्रॉयो इज यूट्रस ऑफ सेम वुमन. और उससे तैयार होने वाला भ्रूण उस स्त्री के गर्भाशय में फिर आरोपित किया जाता है. एंड नेम ऑफ द सेमन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ. कानून के अनुसार उस वीर्यदाता का नाम गुप्त रखा जाता है. ट्विन्स यानी जुड़वा. Two embryos develop simultaneously in the same uterus and thus two offsprings are delivered simultaneously. गर्भाशय में एक ही समय में दो भ्रूण की वृद्धि होकर दो शिशुओं का जन्म होता है. Such offsprings are called as twins और उन्हें हम जुड़वा बच्चे कहते हैं. Many couples have twins. कई दाम्पत्य को जुड़वा बच्चे रहते हैं. There are two main types of twins as monozygotic twins and dizygotic. Monozygotic twin यानी कि एक युग्मज जुड़वा और जो डायजाइगोटिक ट्विन्स रहते हैं वो रहते हैं द्वियुग्मज जुड़वा. सो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रायो.
एक युग्मज जुड़वा संतान एक ही युग्माणु से बनती है. During early period of embryonic development, within 8 days of zygote formation, cells of that embryo divided into two groups. उसके बाद 8 दिनों के अंदर उसकी कोशिका अचानक दो समूहों में विभाजित हो जाती है. सो ये है ट्विन गर्ल्स एज 18 months. इस तरह से ट्विंस तैयार होते हैं. Those two groups develop as two separate embryos and thus monozygotic twins are formed. इस तरह से ट्विंस बच्चे अलग अलग भ्रूण के रूप में बढ़ने लगते हैं. Such twins are genetically exactly similar to each other. जन्युकीय दृष्टि से बिल्कुल समान होती है. Due to this, such twins are exactly similar in their appearance and their gender is also same. कभी कभी क्या होता है, वो दोनों लड़कियां होगी या फिर दोनों लड़के हो सकते हैं. Both will be either boys or girls. In case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygote formation, there is high possibility of formation of conjoined twins, Siamese twins. तो क्या होता है कि एक जुड़वा के संदर्भ में भ्रूण कोशिका का विभाजन अगर युग्माणु तैयार होने के 8 दिनों बाद होता तो ऐसी परिस्थिति में वो संयुक्त जुड़वा संतानें जन्म लेती है और ऐसी जुड़वा संतानें शरीर के किसी हिस्से से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई अवस्था में होती है. Such twins are born with some parts of body joined to each other and some organs are common in such twins. और कुछ ऑर्गन उनमें एक जैसे ही होते हैं, कुछ अंग उनके संयुक्त होते हैं. Occasionally, two oocytes are released from the ovary of woman and both oocytes are fertilized by two separate sperms and thus two zygotes are formed. So, कुछ अपवादात्मक परिस्थिति में स्त्री के अंडाशय से एक ही समय में दो डिंब बाहर अंडनलिका में छोड़े जाते हैं और उन दोनों डिंबों का अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा फलन होकर दो भिन्न युग्माणु zygotes तैयार होते हैं. Two embryos are formed from those two zygotes and both of these embryos are separately implanted in the uterus and thus dizygotic twins are delivered after complete development. और इन दोनों युग्माणुओं से दो भ्रूण तैयार होकर दोनों को गर्भाशय में रोपण होता है और पूरी उनके डेवलपमेंट हो जाने के बाद जुड़वा संतानें जन्म लेती है. Such twins are genetically different and may be same of different by gender. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ऐसी जुड़वा संतानें जनन की दृष्टि से भिन्न होती है और लैंगिक दृष्टि से समान या भिन्न भिन्न हो सकती है. इंटरनेट इज माय फ्रेंड. आपको क्या ढूंढना है? यू मे हैव रीड दैट समटाइम्स may deliver female may deliver more than two offsprings at time. Collect more information from internet about reason for such incidents. कभी कभी स्त्री को दो से अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई ऐसा आपने पढ़ा होगा, तो आपको वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. अभी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि इसको कहेंगे लैंगिक स्वास्थ्य. अ पर्सन स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्ट्रांगनेस इज कॉल्ड एज हेल्थ. शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का सुस्थिति में रहना ही क्या होता है? स्वस्थ कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है. In our country there are seems to be lack of awareness of regarding reproductive health due to various reasons like social customs, traditions, illiteracy, shyness, etc. Especially there seems to be indifference towards the reproductive health of women. कभी कभी सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ी परंपराएं, अज्ञानता, संकुचित दृष्टिकोण, इन सभी कारणों की वजह से हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता दिखाई नहीं देती और विशेष रूप से स्त्रियों के लैंगिक स्वास्थ्य के विषय में उदासीनता दिखाई देती है. Appearance of menstrual cycle is related with reproductive and overall health of woman. स्त्री के आने वाला मासिक धर्म का सीधा संबंध उसके लैंगिक और संपूर्ण स्वास्थ्य से है. Nowadays women are working at par with men. और आज के युग में स्त्रियां पुरुषों के बराबर में काम कर रही है. Due to this, they have to stay outdoors for whole day. पूरे दिन उनको बाहर रहना पड़ता है. Bleeding occurs during menstrual cycle. और मासिक धर्म में इस समय रक्तस्राव भी होता है. So due to this, private organ genitals need to be maintained clean time to time. Otherwise, problems regarding reproductive health may arise. तो इसलिए गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना आवश्यक है, नहीं तो लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है. Some problems regarding reproductive health may arise in men too. इसी तरह की समस्याएं पुरुषों में भी होती है. It is essential to maintain the cleanliness of their genitals. उसे टालने हेतु गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना बहुत ही आवश्यक है. Among the various sexual diseases, syphilis and gonorrhea occur on large scale. स्त्री का आने वाला मासिक धर्म का सीधा. अभी देखिए लैंगिक रोगों में साइफिलिस और गोनोरिया, ये दो रोग ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. बोथ ऑफ द डिसीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये दोनों रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं. Occurrence of patches on various parts of body including genitals, rash, fever, inflammation of joints, alopecia, etc. So
क्या होता है कि गुप्तांगों से शरीर के अन्य भागों पर धब्बे बनना, फुंसी आना, बुखार आना, जोड़ों में सूजन, बालों का झड़ना आदि लक्षण साइफिलिस इस रोग में दिखाई देते हैं। पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो गोरनिया रोग में पेशाब करते समय जलन और दर्द होना, oozing of pus through penis and vagina, तो पेनिस और वैगिना से पल्स निकलना, inflammation of urinary tract, then anus, throat, eyes, etc. are symptoms of gonorrhea. So मूत्र मार्ग, गुदाशय, गला, आंख इन अवयवों में सूजन आना आदि लक्षण इस रोग में दिखाई देते हैं। डू यू नो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या आप जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कम समय में ज्यादा लोक संख्या होना, इसे को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि या फिर विस्फोट। यू मे हैव रियलाइज्ड फ्रॉम द टेबल गिवन बिसाइड अबाउट फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, भारत में यहाँ पर जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि भारत में किस तरह से लोक संख्या फटाफट बढ़ गई। वी हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से हमें बेरोजगारी, डिक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, गरीबी एंड इंक्रीजिंग लोन, कर्जा बढ़ना, स्ट्रेस, ज्यादा टेंशन, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी पड़ना, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर ऑल सच प्रॉब्लम्स एंड इट इज पॉपुलेशन कंट्रोल, इन सब पर एक ही उपाय है, वो है परिवार नियोजन की आवश्यकता। फैमिली प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर दिस। आजकल एक ही बच्चे को जन्म देकर उसके पालन पोषण का झुकाव अनेक दंपतियों में दिखाई दे रहा है। सो बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 1901 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो अभी 2011 में 12 करोड़ के आसपास बन गई, सॉरी 121 करोड़ के आसपास यहाँ पर बन गई है। सो गेट इन्फॉर्मेशन, आपको क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है? विजिट अ पब्लिक हेल्थ सेंटर नियर बाय योर प्लेस एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन थ्रू एन इंटरव्यू ऑफ हेल्थ ऑफिसर अबाउट मीनिंग एंड वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। सो आपको नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को भेंट देना है और वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी से कुटुंब नियोजन के बारे में इंटरव्यू लेकर जानकारी हासिल करनी है। सो हम आज के इस सेशन में हमने पढ़ा लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। एक ही लेक्चर में मैंने आपको ये फ्लो में पढ़ाया। सो जिसको पीछे जाकर रिवाइंड करके देखना है वो रिवाइंड कर सकता है। मूविंग फॉरवर्ड जाके आगे भी आप प्ले करके देख सकते हो, सेव कर सकते हो, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, लेसन नंबर 1, 2, 3। तो इसी तरह से लेक्चर्स हम आगे बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इंग्लिश मास्टर चैनल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।